गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, कक्षा 6 में जो मेरे से सामाजिक पढ़ चुके हैं उनको पता है कि मैं नोट्स के द्वारा आपको सामाजिक पढ़ा रहा हूँ। कल हमने चोलकालीन मंदिर, उनकी स्थापत्य कला और कांस्य प्रतिमाओं के बारे में हमने जानकारी ली। जैसा कि आपको मैंने बच्चों बताया, चोलकालीन जो साम्राज्य था वो अत्यंत प्राचीन माना जाता है। उपनिषदों में इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों में भी चोलों के एक स्वतंत्र राज्य का उल्लेख मिलता है। आधुनिक मद्रास, जिसमें हम तमिलनाडु आता है, इसमें तंजौर और उसका आसपास का जो क्षेत्र है वो चोलों के साम्राज्य के रूप में माना जाता है। जो चोल शासक थे वो महानतम थे। चाहे हम करिकाल की गिनती लें, जिसने स्वर्णद्वीप को या स्वर्णगिरी को या श्रीलंका को जीत लिया था, और वहाँ से जो युद्ध बंदी बनाए गए थे उनकी सहायता से कावेरी नदी पर एक 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया था। विजयालय द्वितीय चोल संस्थापक भी माना जाता है। ये जो विजयालय था, ये कावेरी डेल्टा में जो मुट्टियार या मुट्रियार नाम के जो छोटे से मुखिया थे उनकी सत्ता चलती थी, और ये कांचीपुरम के जो पल्लव राजा थे उनके सामंत हुआ करते थे। पल्लवों के सामंत थे। तो विजयालय ने क्या किया कि जो ये मुट्टियार थे इनको युद्ध में परास्त कर दिया, उनको युद्ध में हरा दिया, और जो कावेरी डेल्टा है उस पर अपना कब्जा कर लिया, या कावेरी डेल्टा को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब क्या हुआ, जब कावेरी डेल्टा को उन्होंने नियंत्रण में ले लिया तो विजयालय ने क्या किया, यहाँ पर तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का भव्य मंदिर भी उसने बनाया था। जो विजयालय के उत्तराधिकारी थे जितने भी, जिनमें हम महानतम चोल शासक राजराजा प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में जानकारी लेंगे कि वो महानतम शासक थे। राजराजा प्रथम ने जो भव्य अलंकृत, संसार में सबसे दर्शनीय मंदिरों में से एक बृहदेश्वर या राजराजेश्वर के भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया था। भव्य शिव मंदिर को उन्होंने निर्मित कराया था। ये जो पूरा शिव मंदिर है ये स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। इस मंदिर में हमें गोपुरम, अलंकृत स्तंभ के अलावा हमें शिखरम जो ऊपर की ओर पतले होते गए हैं, उन शिखरम से झांकती हुई अलंकृत सजीव आकर्षक पत्थर पर उकेरी गई प्रतिमाएं थी, वो अपने आप में अद्भुत थी। जिन्हें अलंकृत, सजीव, आकर्षक और चटकीले रंगों के द्वारा और अधिक आकर्षक बनाया गया था। इस मंदिर के गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथम, सभा मंडप, मंडप द्वारम, प्रवेश द्वारम, घंटा द्वारम, ये सभी अलंकृत, अत्यंत परिष्कृत, अत्यंत कुशल कारीगरी का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा जो उसका पुत्र और उत्तराधिकारी था राजेंद्र चोल प्रथम, उसने भी भव्य गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करवाया था। गंगेकोंड चोलपुरम स्थापत्य और मूर्ति कला का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। चोल मंदिर क्या थे, ये अपने आसपास की जो विकसित होने वाली जो बस्तियां थी उनके केंद्र थे। जो गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर है वो भी अपने आप में स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। इस मंदिर में भी शिखरम है, वो ऊपर से उनकी जो गोलाई है वो कम होती गई है, जिन्हें आकर्षक, भव्य, कलात्मक, सजीव
मूर्तियों से सुसज्जित किया गया था, जिनमें आकर्षक चटकीले रंग भरे गए थे। इन मंदिरों के गोपुरम, इसके अलावा स्तंभ, सभा मंडप, प्रवेश द्वार, गर्भगृह भव्य, अति विस्तृत भव्य शिवलिंग, प्रदक्षिणा पथम, सभा मंडप, सभा द्वार, अलंकृत खंबे, अलंकृत स्तंभ, जो मूर्तियों से, आकर्षक मूर्तियों से सुसज्जित किए गए थे। ये मूर्तियां उस समय अत्यंत आकर्षक थी, कलात्मक थी, और आज भी बरबस हमारा ध्यान है वो अपनी ओर खींच लेती है। जो चोलकालीन मंदिर थे वे क्या थे, अपने आसपास जितनी भी बस्तियां थी उन बस्तियों के केंद्र बन गए थे। उन बस्तियों के केंद्र के रूप में ये विकसित हो गए थे। ये जो मंदिर थे ये शिल्प उत्पादन के भी प्रमुख अंग थे। ये मंदिर, यहाँ के जो मंदिर थे, चोलकालीन जो मंदिर थे, वो शासकों, सामंतों, जागीरदारों द्वारा दिए गए दान, जमीन, भूभाग, भूखंड, सोने चांदी की स्वर्ण मूर्तियों, सोने के सिक्कों, अप्रतिम बहुसंख्यक सोने से इनके जो राजकोष थे वो भरे रहते थे। ये जो मंदिर थे वो आर्थिक समृद्धि, कला, स्थापत्य के अद्भुत केंद्र के रूप में स्थापित हो गए थे। मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। इस भूमि को उपज के, जो इस भूमि से जो उपज होती थी और उपज से जो आय होती थी, उस आय का प्रयोग विशेषज्ञों के निर्वाह में खर्च किया जाता था। चाहे मंदिर के आसपास रहने वाले जो लोग थे या काम करने वाले लोग थे, जैसे कि पुरोहित जो मंदिरों में पूजा करवाते थे, मालाकार जो माली के रूप में माला बेचने का काम करते थे, बावर्ची जो रसोई बनाने का काम करते, मेहतर जो सफाई का काम करते थे। इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रकार के जो नर्तक थे, संगीतकार थे, कलाकार थे, उनका भी गुजारा इस मंदिर की जो जमीनें थी उनकी आय से हो जाता था। ये मंदिर केवल पूजा आराधना के स्थान ही नहीं थे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। मंदिरों के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे जो प्रमुख शिल्प था वो कांस्य प्रतिमा बनाने का काम था। कांस्य की प्रतिमा है वो बनाई जाती थी, कांस्य की प्रतिमा थी वो निर्मित की जाती थी। कांस्य की या अष्ट धातु बनाने का काम है वो चोल काल में शुरू हो गया था। तो ये मंदिर थे, चोलकालीन मंदिर थे, वो न केवल आर्थिक समृद्धि का केंद्र थे, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र बन गए थे। ये मंदिर, इन मंदिरों के में शिल्पों की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ, जिसे हम कांस्य प्रतिमाएं बनाने का कार्य भी कहते हैं। इन मंदिरों में चोलकालीन जो मंदिर थे उनके पास जो कांस्य प्रतिमाएं थी वो दुनिया की, संसार की सबसे अद्भुत, सबसे उत्कृष्ट, अत्यंत समृद्ध कांस्य प्रतिमाओं में या अष्ट धातु की प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ये जो प्रतिमाएं थी या कांस्य की बनी होती थी या ज्यादातर अष्ट धातु की थी। ज्यादातर जो प्रतिमाएं थी वो देवी देवताओं को समर्पित थी, और देवी देवताओं में भगवान शिव की प्रतिमाएं थी वो सबसे ज्यादा बनी थी। भगवान शिव को नर्तक के रूप में, नटराज के रूप में भी प्रदर्शित किया गया था, जो दक्षिण की एक प्रमुख शैली का रूप में हमें हमारे सामने आती है। चोलों के काल में जो मूर्ति कला थे उसका अद्भुत विकास हुआ था। चोलों के काल में धातुओं को गलाकर, विशेषकर
कांस्य को गलाकर कांस्य की अद्भुत प्रतिमाएं निर्मित की गई थी। बहुत सावधानी से उनको अलंकृत किया गया था। इस प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती, जिस इन प्रतिमाओं में भव्य मुकुट, कानों में कुंडल, गले में हार, कंधों पर बाजूबंद, भव्य हार, आकर्षक विन्यास, आकर्षक भव्य प्रतिमाएं, पहनावा, इसके अलावा वस्त्रों का उचित चयन, नर्तकी की मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां, कुछ मूर्तियां हैं वो भक्तों की भी बनाई जाती थी और कुछ मूर्तियां थी वो भगवान शिव को समर्पित थी। भगवान शिव की भी अधिकतर मूर्तियां हैं वो बनाई गई थी, जिसमें भगवान शिव की नटराज प्रतिमा है वो संसार में सर्वोत्कृष्ट है। कांस्य प्रतिमाएं हैं वो अपने आप में स्थापत्य या मूर्ति निर्माण कला का अद्भुत नमूना हमारे सामने प्रस्तुत करती है। जो चोलकालीन प्रतिमाएं थी उनकी गिनती संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से की जाती थी। ये जो ज़्यादातर प्रतिमाएं थी वो देवी देवताओं और भगवान शिव को समर्पित थी। चोलों के काल में, जैसा कि आपको बचा चोल साम्राज्य था, वहाँ पर कावेरी नदी बहती थी। कावेरी नदी का डेल्टा, कावेरी नदी का क्षेत्र होने के कारण चोलों के काल में कृषि का अद्भुत विकास हुआ। कावेरी नदी की कई शाखाएं थी जो पानी को उलेचती रहती थी। जो मैंने वर्ड लिखा ना, पानी को उलीचती रहती थी, यानी पानी को बार बार लाती रहती थी, जिसके किनारे पर उपजाऊ मिट्टी है वो जमा होती रहती थी। उपजाऊ महीन चमकीली मिट्टी जो चावल की खेती के लिए, जो चावल की खेती के लिए सबसे आवश्यक या आदर्श मानी जाती थी, यह जो मिट्टी थी इसका निर्माण है वो तटबंध के लिए भी किया जाता था और चावल की खेती के लिए भी किया जाता था। जो डेल्टाई क्षेत्र थे, जो दो नदियों के बीच का इलाका था, जहाँ पर दो नदियाँ गुजरती थी, जिसमें ज़्यादातर कावेरी डेल्टा का क्षेत्र आता था, उन क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए भी, बाढ़ को पानी को कम करने के लिए भी तटबंध बनाए गए थे। तटबंधों का निर्माण किया गया था और खेतों तक पानी को पहुंचाने के लिए, खेतों तक पानी को पहुंचाने के लिए उत्कृष्ट और भव्य नहरों का निर्माण हुआ था, जो खेतों में पानी को पहुंचाने का कार्य करती थी। मंदिरों के साथ जो जुड़े हुए शिल्प हैं उनमें सबसे विशिष्ट शिल्प था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का कार्य। चोल काल में कांस्य की भव्य आकर्षक सजीव प्रतिमाएं बनाई गई थी, जिसमें आकर्षक केश विन्यास, मुकुट, कमंडल, कंधों पर बाजूबंद, गले में हार, मुक्तकंठ, इसके अलावा वस्त्र विन्यास, आभूषण, केश विन्यास, आकर्षक और भव्य वस्त्रों का प्रयोग इन मूर्तियों पर किया गया था। इनमें ये जितनी मूर्तियां थी वो देवी देवताओं और भगवान शिव को समर्पित थी। इनमें जो कांस्य प्रतिमाएं और नटराज की प्रतिमाएं थी जो भगवान शिव के लिए थी, उन मूर्तियों का निर्माण है वो किया गया था। ये जो मूर्तियां थी वो संसार की श्रेष्ठ मूर्तियों में गिनी जाती थी, संसार की श्रेष्ठ मूर्तियों में इनका स्थान था। तो चोलों के काल में कृषि का भी अद्भुत विकास हुआ था। कावेरी नदी की शाखाएं बार बार पानी उलेचती थी, जिसके कारण किनारों पर मिट्टी जमा होती थी। ये मिट्टी महीन थी, चमकीली थी और जो चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती थी। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए कावेरी नदी के किनारे पर तटबंध बनाए गए थे, जिसका प्रयोग नहरों को निकालने के किया जाता था, जिसके द्वारा नहरों का पानी है वो खेतों तक पहुंचता था। कृषि थी, समृद्ध थी, कृषि का अद्भुत विकास है वो चोलों के काल में हुआ। मैं बीच में से हटता हूँ,
मेरे हिसाब से जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो आप जूम करके देखिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। हो सकता है ये तीसरा चौथा पॉइंट है, ये आपको थोड़ा कम दिख रहा है, इसको आप थोड़ा जूम कर लें, इसको अच्छे से देख लें। कल जो पढ़ाया था उसी का आगे का सार है, इसको देखना है, लिखना है, जूम करना है, इसको समझना है, मोटे मोटे अक्षरों में आपको उतारना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।